नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपके एसएसटी क्लास में। मैं जयवीर। आज आप लोगों को सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र के बारे में जो पहला चैप्टर हमने लिया है, पहला चैप्टर बोर्ड एग्जाम यानी कि 10th क्लास का सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के बारे में हम लोग जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी में कौन-कौन लोग हिस्सेदार होते हैं, किस तरीके से सत्ता काम करती है। ऐसा नहीं कि अगर लोकतंत्र है तो सत्ता की साझेदारी होनी सुनिश्चित होती है कि किस तरीके से सत्ता सभी अधिकार क्षेत्रों में सत्ता को अधिकार यानी सत्ता का मतलब अधिकार अधिकार सबको क्या किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थोड़े अधिकार जैसे घर में एक परिवार होता है किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी गई किसी को किसी कोई जिम्मेदारी दे दी गई तो घर में सारे लोग मिलकर के उन काम करते हैं ऐसे देश को भी चलाने के लिए क्या किया जाता है कि काम किया जाता है तो आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर है अपना सत्ता की साझेदारी। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में हंसते और मुस्कुराते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक और कमेंट करते रहिए। ठीक है? हाँ, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि परिचय में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो क्या है? देखो, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सबसे बड़ी बात क्या है? अगर देश लोकतांत्रिक है? जनता के द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से देश पर शासन किया जाए, तो देश कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा। जनप्रतिनिधि के द्वारा जैसे हम लोग वोट करके चुने जनप्रतिनिधियों को चुन करके अपने ऊपर शासन करने के लिए भेजते हैं, तो वो क्या कहलाता है देश? लोकतांत्रिक कहलाता है। तो लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। तो देखिए लोकतांत्रिक में यानी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करती है सामाजिक टकराव आगे चल करके प्राय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप धारण कर लेती है अगर ऐसा नहीं होता अगर मान लीजिए अपने अपने को रबड़ी मलाई खिलाते रहे भाई अगर समाज में एक सामाजिक व्यवस्थाएं बनानी है सभी को अगर समान रूप से लेकर के चलना है तो आपको अधिकार भी तो देने पड़ेंगे ऐसा नहीं है कि आप अधिकार नहीं तो सारी आप ही अच्छे अच्छे काम अच्छी अच्छी पोस्टों पर अच्छी अच्छी जगहों पर आप ही पहुंच जाओ और बाकी लोग घास छिले हैं ऐसा नहीं होता है तो सभी को अधिकार संसाधन सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए ये संविधान में प्रोविजन भी भारतीय संविधान में किया गया अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा तो बगावत होगा विद्रोह होगा जन विद्रोह होगा आंदोलन होगा समझे तो ये सारी घटनाएं अगर ऐसी चीजों से ऐसी घटनाओं से अगर आपको बचना है तो सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक होती है सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक होती है तो यही सारी चीजें दी गई हैं इसलिए सत्ता में हिस्से दे देना अथवा उसका विकेंद्रीकरण राजनीतिक व्यवस्था के स्वामित्व के लिए अच्छा होता है और अगर आपको सही सुचारू रूप से सभी चीजें चलानी है तो सत्ता का क्या करना चाहिए विकेंद्रीकरण सत्ता का विकेंद्रीकरण सबके पास में सत्ता यानी अधिकार सबके पास में हो संसाधन सबके पास में हो एक तरीके से कह लिए समाजवादी तरीके से काम किया जाना चाहिए ठीक है जो जिस लायक है उसको वो चीज मिलनी चाहिए आगे कह दिया गया वस्तुतः सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है प्रजातंत्र का क्या है आधार है सत्ता की साझेदारी यह लोकतंत्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है आधुनिक लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित है इसका प्रयोग जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जनता डायरेक्ट शासन नहीं देश पर करती है जनता क्या करती है जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से देश पर शासन प्रशासन के लिए वो चुनती है कि भाई एमपी एमएलए विधायक सांसद ये सारे चुन करके जाते हैं संसद में बैठ करके हमारे लिए कानून नियम बनाते हैं हमारे लिए सुविधाएं बनाते हैं हमारे लिए संसाधन मुहैया कराते हैं हाँ, जो भी हमें जरूरतें होती उन सारी चीजों को हम लोग को उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को मिलता है ठीक इस प्रकार सामाजिक समूह सत्ता की साझेदारी के द्वारा शासन व्यवस्था में जुड़े रहते हैं लोकतंत्र यह शासन व्यवस्था जिसमें वास्तविक सत्ता जन नागरिकों के हाथों में निहित होती है यह लोग सत्ता के एकीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण का पक्षधर होते हैं यानी कि सत्ता का एकीकरण नहीं होना चाहिए यानी कि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं तो अफरा तफरी मच जाएगी हाँ सभी लोग अपने अपनी तरफ खींचेंगे कि भाई हमारा भी जीजा लग जाए बहनों लग जाए हमारे सारे रिश्तेदारों को पास सब संसाधन आ जाए तो ये सारी चीजें में नहीं होनी चाहिए तो सत्ता का क्या होना चाहिए विकेंद्रीकरण आवाज कमेंट करके बताइएगा कि आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही और सारी चीजें सब सही चल रही कि नहीं कमेंट करके फटाफट बताइएगा और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा है बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है भमर में वही फंसता है
जो हिम्मत हार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। आइए चलते हैं कि इसलिए सत्ता का विभाजन विधायिका, देखिएगा सत्ता का विभाजन किस तरीके से किया गया है। एक तो विधायिका, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विधिवत कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि जो भी मन में आए वो कर दिया। कानून के दायरे में रहकर के 3 जगह डिवाइड किया गया है शक्तियों का, सत्ता का। एक तो विधायिका के रूप में, एक कार्यपालिका के रूप में और एक न्यायपालिका के रूप में। अब तीनों को समझ लीजिएगा कि विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है बेटा कानून बनाना। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, कानून कानून बनाना। और कार्यपालिका जो कानून बनाया, कार्यपालिका को उसी को क्या करना है? फॉलो कर कार्य करना। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्य करना। जो कानून बनाए, जो विधि सम्मत कानून बनाएगा उसी के आधार पर क्या करना? काम करना। अगर कार्यपालिका उसी के आधार पर ही कानून बनाएगी, उसी के आधार पर काम नहीं कर रही, तो न्यायपालिका क्या करेगा? उस कानून को लागू करना, कानून को लागू करवाना। कानून को लागू करवाना किसका काम होता है बेटा? तो ये होता है न्यायपालिका का। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई है? अपने अपने दोस्तों को भाई मैसेज कर दीजिए, बहुत आजकल लोग फ्री फायर पबजी खेल रहे हैं और नई सीमा हिमा जुगाड़ में लगे पड़े हो हैं। भेजो ग्रुप में दोस्तों के। बहुत सारे लड़के अभी देख रहे तो बैठे हैं, बोलिए अब बैठे आराम से ना पबजी फ्री फायर खेलवे हम लगे। तो क्लास चालू हो चुकी है। जुड़ना ना भूलें सभी लोग, अपने अपने दोस्तों अपने अपने ग्रुपों में भेज दीजिएगा। हाँ, अब देखिएगा, अब देखिएगा वही समस्याएं आती है। देखिएगा बेल्जियम और श्रीलंका में, बेल्जियम और श्रीलंका की इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका की शक्तियों को बताया गया, किस तरीके से सत्ता काम कर रही है, किस तरीके से घटनाएं घटित होती है। तो आइए देखें, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक क्या है? छोटा सा देश है, जो क्षेत्रफल में हमारे देश हरियाणा प्रदेश से भी छोटा है। एक ऑब्जेक्टिव ये है, बेल्जियम किससे छोटा देश है, तो एक हरियाणा जो है, हरियाणा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यानी कि भारत का, भारत में एक हरियाणा राज्य है, तो उस राज्य से भी क्या है? छोटा है। राज्य से छोटा है बेल्जियम, वहां की बात कर रही है। इस देश की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी और लग्जमबर्ग के देशों के साथ मिलती हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बेल्जियम की सीमा किस किन देशों के साथ में नहीं लगती है, तो याद रखना कि किन देशों के, देखो फ्रांस के साथ में लगती है, नीदरलैंड के साथ में लगती है, जर्मनी के साथ में लगती है, लग्जमबर्ग के साथ में लगती है। इस देश की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तमाम है, समझे? तो आबादी अपने आप यानी कि चीन को भी पीछे छोड़ चुका है, पक्की बात है। तो जनसंख्या में हम लोग किसी से कम नहीं, जनसंख्या में हम लोग किसी से कम नहीं है भाई। और तभी ये समस्या की पूरी जड़ जो है, आज तुम्हें देखने को बोले, अधिकांश समस्या की जड़ जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। क्योंकि जनसंख्या जो होती है, कितने भी संसाधन जुटाए जाए वो पूर्ति नहीं पड़ पाएगी। परंतु इस देश की जातीय संरचना बहुत जटिल है, जातीय संरचना बहुत जटिल है। क्या दिया गया है? देश की संपूर्ण जनसंख्या का 59% भाग, 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है, फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है, जिसकी भाषा कैसी है? डच है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देश की संपूर्ण जनसंख्या का 40% भाग जो है कहाँ पे रहता है? तो ये देखिएगा वेलोनिया क्षेत्र में रहता है और फ्रेंच भाषा बोलता है। वहां डच भाषा बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है? फ्रेंच भाषा बोल रहा है। तो देश के 1% जनसंख्या की भाषा कैसी है? जर्मन। एक पर सबसे ज्यादा कम भाषा कौन सी बोली जाती है? तो जर्मन बोली जाती है। सबसे कम भाषा कौन सी बोली जा रही है बेटा? जर्मन बोली जा रही है, याद रहेगा। आगे देखो, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, रहने वाले 80% लोग फ्रेंच भाषा, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। 80 भाषा कैसी बोलते हैं? फ्रेंच, और 20% डच भाषा बोलते हैं। यहाँ से बात, ये बात तुम लोगों के पल्ले पड़ी हो, ठीक। हाँ देखो, फ्लेमिश बेल्जियम के समुदाय के लोग यहाँ फ्लेमिश है, ब्रुसेल्स है, बेलोनिया है, तो जर्मनी भाषा, ठीक। ये दिखा है। अब यहाँ से ओ सनम तुमसे मिलती। अब श्रीलंका में सब बहुसंख्यकवाद, यहाँ से समझते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, देखिए
तुम अगर साथ दें तो वादा करो हम। देखो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका की कहानी को समझिएगा। श्रीलंका जानते हो, छोटा सा देश है, भारत के दक्षिण में रहता है। दक्षिण में श्रीलंका है, एक लट्टू ऐसा दिखता है। देखो श्रीलंका को सन 1948 में स्वतंत्रता मिली, भारत को 1947 में, और ये महाशय को 1948 में स्वतंत्रता मिली। ठीक, तभी से सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व करना चाहा और स्वतंत्रता के बाद सिंगलियों की सरकार बनी। यानी कि बहुसंख्यकवाद और संख्यकवाद क्या होता है कि जिसकी संख्या ज्यादा है वो बहुसंख्यक, जिसकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक। तो सिंघलियों की संख्या अधिक थी, तो उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका पर शासन सत्ता प्रभुत्व उनका बना रहा, उन्होंने स्टार्टिंग से बना के रखा। इस कारण लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक नीति के तहत अनेक कदम उठाए। भाई जिससे वोट मिलना, ज्यादा सरकार बन रही, जिससे समुदाय जरूर मिलना, तो उसी के लिए कानून बनाते गए। यही तो समस्या होती है ना कि भाई सभी को लेकर के चलना होता है। ठीक, सभी को लेकर के चलना होता है, तो ये सभी उन्हीं के लिए बहुसंख्यक नीतियां बनाते रहे। 1956 में एक कानून बनाया गया, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत तमिल को महत्व न देते हुए सिंघलियों को एक मात्र राजभाषा कर दी। 1956 में कानून बना करके सिंघलियों की को यानी कि तमिल की उपेक्षा की गई और सिंघली को क्या बना दिया गया, एक राज्य भाषा बना दिया गया। क्या बना दिया गया बेटा, राज्य भाषा बना दिया गया। ठीक, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली गई। कहा कि बड़े बड़े पोस्टों पर, बड़े बड़े स्कूलों में है, विश्वविद्यालयों में या कह लिए सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को ज्यादा प्राथमिकता मिलने लगी, देने लगी। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया, सरकार बौद्ध धर्म मतों को संरक्षण और बढ़ावा देगी, बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी और बेटा बढ़ावा देगी। कमेंट करके बताइएगा आवाज और प्रॉपर सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फटाफट कमेंट करिए। बच्चे आए कि नहीं आए? कौन कहता है कि आप आसमान में छेद नहीं हो सकता है, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। आइएगा देखिएगा कि एक एक करके, देखिए एक एक करके आए सरकारी निर्णयों ने श्रीलंकाई तमिलियों की नाराजगी को बढ़ाने का कार्य किया। भाई कानून बार बार उन्हीं के पक्ष में आ रहे, सिंघलियों के पक्ष में आ रहे और तमिलियों के विपक्ष में आ रहे हैं। उनके लिए एक तरीके से धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई, दूरियां बेटा धीरे धीरे बढ़ती गई। तो उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाले सभी राजनीतिक दल उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर के असंवेदनशील है। भाई मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार भी नीतियां उनके समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं, कि जो सरकार की नीतियां हैं और अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, वो भी उन्हीं के पक्ष में जा रहे हैं। भाई हमारी उपेक्षा की जा रही है, हम कम आबादी में है फिर भी हमारी हमारी थोड़ी भी नहीं सुनी जा रही है। तो इनके उन्हें लगा उपेक्षा हो रही उनकी। अब देखिए क्या होता है, नौकरियां और लाभ के अन्य कामों में भेद के साथ उनके भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघली समुदाय में संबंध बिगड़ते। भाई संबंध तो बिगड़ेंगे, है संबंध बिगड़ेंगे, आपसी मनमुटाव होगा, दोनों समुदायों में लड़ाइयां होगी, जैसे अपने यहाँ हिंदू और मुसलमानों में आपस में होते, और इसका राजनीतिक पार्टियां खूब फायदा उठाती है। ठीक, तो इस तरीके से ये घटनाएं घटित होती है। जब किसी को आप एक पक्ष को जरूरत से ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे, दूसरे की उपेक्षा करेंगे, तो बेटा वो एक ना एक दिन वो बगावत करने पर उतर आएगा, एक ना एक दिन बगावत करने पर उतर आएगा। हाँ जी, हाँ हाँ पढ़ाई रहे बता। आप बोले ले बोल ले, और कोई काम। देखिएगा क्या दिया गया आगे, आगे समझिएगा कि एक एक करके आए सरकारी निर्णयों ने श्रीलंकी तमिलों की नाराजगी बढ़ाने का कार्य किया। उन्हें लगा कि धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व में राजनीतिक दल और भाषा संस्कृति को लेकर के असंवेदनशील है। ठीक है, फिर जब ये सारे थे उनके आपस में संबंध बिगड़ने लगे, और बिगड़ने के साथ साथ में फिर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, बड़े बड़े नए नए गुट बन जाते हैं बेटा।
फिर देखिएगा, श्रीलंकाई तमिलियों ने अपने राजनीतिक दल का गठन किया। श्रीलंकाई तमिलियों ने, जो श्रीलंका के तमिल के लोग थे, तमिल भाषा के तमिल लोग थे, उन्होंने अपना राजनीतिक दल का गठन किया। तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करना तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर के संघर्ष किया। भाई जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, हैं, अभी एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरीके से सरकार और वहां का प्रशासन किस तरीके से उन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है, बताइए। है घोर अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा? शिक्षकों को भी नहीं छोड़ा जा रहा भाई, है। और ये नहीं पता है कि शिक्षक एक चाणक्य भी थे, सत्ता को बनाने और बिगाड़ने में बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि अगर शिक्षक है, उसके प्रलय और निर्माण दोनों ही गोद में पलते हैं, ये ध्यान रखना। और इन लोगों को, जो ये लोग ये इतना सब कुछ कर रहे हैं उन लोगों के साथ में, देखना इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। आगे चलिएगा कि लेकिन तमिलियों की आबादी वाले क्षेत्र की स्वतंत्रता की मांगों को निरंतर नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका के स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को अनेक राजनीतिक संगठन बनाए गए, बहुत सारे संगठन बनाए हैं कि किसी तरीके सरकार सत्ता में आए। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच एक दूसरे के प्रति अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप धारण कर लिया। शीघ्र ही टकराव गृह युद्ध में परिवर्तित। भाई आपस में जब टकराव होगा तो गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध का मतलब है आपसी दो समुदाय में आपस में युद्ध होना, भयंकर तरीके से गृह युद्ध होता है। परिणाम स्वरूप दोनों ही हजारों लोग मारे गए, दोनों तरफ। ऐसा नहीं युद्ध होगा तो एक ही तरफ के लोग मारे जाएंगे, दोनों तरफ से युद्ध मारे जाते हैं। अनेक परिवार मुल्क से भाग छोड़ करके शरणार्थी बन गए, कहीं भारत में आ गए, कहीं और चले गए, कहीं दूसरे देशों में चले गए, शरणार्थी के रूप में ये चले जाते हैं अपनी जान बचा करके। इससे कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। 2009 में यह गृह युद्ध समाप्त हुआ। भाई 2009 में जाकर के ये गृह युद्ध समाप्त होता है। बेल्जियम की समझदारी के बारे में समझ लेते हैं। भैया बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई? आए सायारा मूवी देख के आए हो? क्या बात है, सुधर जाओ रे सुधर। तुम्हें कहाँ लग रहा है कमेंट देखना ही नहीं। तो देखिए बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम में भी अलग अलग समुदाय में टकराव था। बेल्जियम के नेताओं ने अपनी देश में क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। जानते हैं भाई मेरे देश में विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं। कहीं पर कुछ किसी तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है, कहीं किसी तरीके का पहनावा है, कहीं खान पीन किसी तरीके का है, तो सभी तरीके से अलग अलग होते हैं। अपने यहाँ पर भी बहुत विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक भेदभाव विभिन्न रूप होते हैं, ठीक है। तो बेल्जियम की समझदारी क्या, बेल्जियम ने सबको बांध करके रखा। देखो दो उदाहरण, दो देशों के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो समझदारी क्या दिखाई इन्होंने? 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। 4 संशोधन किए। इन संशोधनों का उद्देश्य यह था कि देश में रहने वाले निवासियों को यह लगे कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। हाँ, लगे कि हाँ उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं, सबको हम समान नजरों से देखते हैं, सभी के लिए समान अधिकार है, सम्मान भी है, ठीक। सबको समान अधिकार है, सम्मान मिले, सब यह एक साथ मिलजुल करके रहे। बेल्जियम के नेताओं ने संविधान संशोधन के द्वारा जो व्यवस्था बहुत ही अनोखी थी और कल्पनीय थी, आज तक अन्य कोई देश ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाया। बेल्जियम के नेताओं ने सर्वहतैसी संविधान में जो व्यवस्थाएं की, उनकी महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। क्या बातें हैं? पहला क्या दिया गया कि संविधान में इस बात का प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। डच भाषा और फ्रेंची भाषा के जो संख्या होगी वो कैसी रहेगी? मंत्रियों की बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी, इक्वल रहेगी बेटा। कैसी रहेगी? बराबर रहेगी, ठीक।
कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूह में सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। अगर कोई कानून विशेष बनाना है तो दोनों सांसदों, सभी दोनों तरफ से सांसद कैसे होने चाहिए, बहुमत में होने चाहिए, तभी कानून बन सकता है दोनों भाषाओं के। इस प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा निर्णय नहीं कर सकते, दोनों समुदाय के लोगों का, सांसदों का बहुमत होना चाहिए। एक केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देशों के दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को सुदृढ़ करती है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, अपने यहाँ ऐसा है, समझे, केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार और इसमें दो समुदायों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोग में केंद्रीय सरकार के बराबरी का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये इन्होंने समझदारी दिखाई, समय से पहले ये सारी चीजें इन्होंने कर दी। ठीक, आगे क्या किया गया, देखिए चौथी बात क्या किया गया कि केंद्रीय और राज्य सरकारों में अतिरिक्त यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, अर्थात सामुदायिक सरकार। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सामुदायिक सरकार कहाँ चलती है? सामुदायिक सरकार बेल्जियम में गठित की गई सामुदायिक, जैसे अपने यहाँ स्थानीय सरकार है, स्थानीय स्वशासन की सरकार, ग्राम पंचायत, बीडीसी होता है, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सारे कैसे होते हैं, ये स्थानीय सरकार होते हैं। तो ऐसे वहां पर बोला सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले व्यक्ति करते हैं। एक यहाँ पर बोलने है कि एक ही भाषा वाले बोलने वाले करेंगे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय में व्यक्ति चाहे जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषीय समस्याओं का निर्णय लेने का भी अधिकार होता है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, भाषीय और समस्याओं, जो भी समस्याएं होती हैं सब में संबंधित सभी पर निर्णय लेने का अधिकार इन्हें होता, किसे, सामुदायिक सरकार। बात यहाँ तक बात समझ में आई, बात कलुआ समझ में आई? हाँ, पल्ले नहीं पड़ रहे हो, ज्यादा स्पीड बढ़ा रहे का? देखिएगा आगे कि बेल्जियम का मॉडल निश्चित रूप से काफी जटिल है, स्वयं बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी, परंतु यह व्यवस्था काफी सफल रही। व्यवस्था कैसी रही? सफल रही। इससे देश में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा गया, वरन गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता, जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय किया तो ब्रुसेल्स को बड़ी, आगे देखिए कि उसका मुख्यालय कहां पर है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स। श्रीलंका, दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, किंतु सत्ता में समझदारी साझेदारी के प्रश्न को उन्होंने विभिन्न तरीकों से निपटने का प्रयास किया। बेल्जियम के नेताओं को इस बात का एहसास था कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान करने पर ही देश की एकता संभव है। इन्हें पहले पता था, ठीक, ये लोग जानते थे कि अगर हम लोग सारे सभी लोगों को नहीं साथ में लेकर चलेंगे तो ज्यादा दिनों तक हम एकता बनाए रखे इम्पॉसिबल है। ठीक, इस एहसास को चलते दोनों दस सत्ता में समझदारी करने वाले सहमत हुए। श्रीलंका में ने इनके ठीक विपरीत सत्ता रास्ता अपनाया। इससे यह पता चलता है कि यदि बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने और सत्ता में उनको भागीदार न बनाने का निर्णय करता है तो इसमें देश की एकता और अखंडता भी संकट में पड़ जाती है। हाँ, ऐसा नहीं, अगर सबको साथ लेकर के चलोगे, अगर गांधी जी ने एक ही लोगों को साथ में लेकर के चला होता, उसमें हिंदुओं ने, ईसाइयों ने, पारसियों ने, सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी ने मेहनत किया था, सभी ने संघर्ष किया है, तब जाकर के देश आजाद हुआ। अब आप किसी एक वर्ग की या एक धर्म के एक लोगों की उपेक्षा करोगे तो देश ना आगे बढ़ेगा, ना देश की एकता बनी रहेगी, एकता भी खंडित होगी, उसमें एकता में भी संकट आएगा। ये बात देखो यहाँ से निकल के आ रही है मेरे बच्चे। अखबारनामा,
अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन चलते हैं, बनाते हैं, पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं। कौन कौन से सत्ता के रूप हो सकते हैं? देखो, एक होता है किस तरीके से सत्ता का वितरण होगा साझेदारी का, तो क्षैतिज वितरण होता है। शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है, इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण तीन होता है, तीन तरीके से होता है। एक विधायिका के रूप में, एक कार्यपालिका के रूप में और न्यायपालिका के रूप में वितरण होता है। क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर के अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इसमें संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बनता है और हमारे देश भारत में कार्यपालिका सत्ता का उपभोग अवश्य करती है, लेकिन यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर नियंत्रण रखती है। जो कानून बनाया जाए विधायिका के द्वारा, जो कानून बनाया गया और कार्यपालिका ने उसे फॉलो किया, अगर नहीं फॉलो हो रहा, ठीक से सारी व्यवस्था नहीं हो रही, तो उस व्यवस्थाओं को उसको करेक्ट करना न्यायपालिका का काम होता है। न्याय दिलाने का काम किसका होता है? करवाने का काम किसका होगा? तो न्यायपालिका का। तो ये क्या कहलाता है? क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। अब आता है कि ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में देखो, ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और एक फिर क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। पूरे देश के लिए बनने वाली इस प्रकार की समान सरकार को संघ और केंद्र सरकार कहा जाता है। यानी कि संघ सरकार जिसे केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री बनता है, और राज्य सरकार जहां पर मुख्यमंत्री बनता है। तो ये इस रूप में से कहा क्या जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है शक्तियों का। तो क्षेत्रीय स्तर की सरकारों के प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न रूप में जाना जाता है। प्रत्येक देश में सत्ता का बंटवारा एक समान नहीं होता है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती है, लेकिन हमारी हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा किया किस प्रकार होगा। राज्य सरकारों के नीचे राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारें भी इसी तरह की व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका, पंचायत ऐसी भी इकाइयां हैं जो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारें के बीच में हुए सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले ऊर्ध्वाधर वितरण समझ लीजिए बेटा। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार, राज्य सरकार के बाद में फिर आया स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, बीडीसी, प्रधान, ये सब आते हैं स्थानीय सरकार में। ठीक है, तो इनका वितरण जो होगा किस तरीके से होता है? ये ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। ये कैसा कहलाता है? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वितरण में न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका, ये तीन होते हैं। ये इस तरीके से होता है। तो ये ऊर्ध्वाधर, इसका क्या होगा? ऊर्ध्वाधर वितरण। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। सामाजिक समूहों के बीच में कमेंट वमेंट बंद करते हैं सबने, सुन रहे हो? लगे रहो भाई, लगे रहो। बताओ, किसी को कोई समस्या आ रही हो बताओ। है सत्ता की साझेदारी के रूप यही थे। सत्ता के साझेदारी के रूप में सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी, ये बात चल रही काहे नाई पल्ले पड़ रहे हो का? नींद आने लगी हुई है? सोए ले भाई। देखिए, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी किस तरीके से होती है?
सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषीय और धार्मिक समूहों के मध्य भी हो सकता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक उचित उदाहरण है। कुछ देशों में संविधान और कानून के इस बात का प्रावधान किया गया है कि सामाजिक रूप से दुर्बल समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में भागीदारी दी जाएगी। एक आरक्षण की बात की जाती है। ठीक, यहाँ आप देखिएगा, एक और देखिएगा कि दबाव समूह के बीच सत्ता की साझेदारी, दबाव समूह का आजकल यही सब चल रहा। आजकल आजकल के देशों में, आजकल भारत में भी यही चल रहा, दबाव समूह के बीच में है। हमने तुम्हारे साथ ये किया, तुम हमारे साथ ये करोगे। देखिएगा, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की भी सत्ता के बंटवारे को लोग सरलता से समझ जाते हैं। सामान्यतः सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक गठबंधन को शासन करने का अवसर मिलता है। अन्य पार्टियां विपक्ष का निर्माण करती हैं। हालांकि विपक्ष सत्ता में नहीं होता है, लेकिन इसकी यह जिम्मेदारी होती है कि इस बात को सुनिश्चित करे कि सत्ताधारी पार्टी लोगों की इच्छा के अनुरूप कार्य कर रही है कि नहीं। विपक्ष का काम ही होता है कि कमियों को उजागर करना, और अगर कहीं जनता का अहित हो रहा है तो उसको सरकार को सचेत करना, सरकार से जनता के अहित के बारे में नहीं होना चाहिए, कि जनता का अहित नहीं होना चाहिए, ये काम विपक्ष का होता है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और देखिए समझिए ये लाइन को, लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को क्रियाशील देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बना करके ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। भाई हमारे आदमी को पहुंचाओ, वहां हमारे व्यक्ति को पहुंचाओ है, और वो हमारे लिए काम करेगा। अगर कोई व्यापारी व्यक्ति व्यापार मंडल से पहुंच जाता है तो व्यापारियों के लिए बढ़िया बढ़िया स्कीमें लॉन्च करता है, योजनाएं बनाता है। ठीक है, तो ये संगठन जो होते हैं बड़े बड़े, ये दबाव डाल करके है हिस्सेदारी लेते हैं सत्ता की साझेदारी में। देखिएगा, सरकार की विभिन्न समितियों के प्रत्यक्ष रूप से भागीदार करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। दबाव समूह को भी सत्ता में समझदारी मिलती है, साझेदारी मिलती है। उदाहरण के लिए एसोचैम, छात्र संगठन आदि को भी सत्ता में भागीदारी मिलती है। इन संगठनों के प्रतिनिधि कई नीति निर्धारण अंगों के भाग बनते हैं और इस प्रकार सत्ता की भागीदारी पाते हैं। ये बात यहाँ से निकल के मेरे बच्चे आगे देखिएगा, शब्द सारांश, शब्द सारांश में देख, हाँ शब्द सारांश देखते हैं। हित समूह क्या होता है? एक ऐसे लोगों का समूह होता है जिसके हित समान होते हैं, जैसे किसान संगठन, मजदूर संगठन। ये क्या है? हित समूह है, जिसके अधिकार और मान सम्मान कैसे होते हैं? समान होते हैं, हित समान होते हैं एक दूसरे से। भाई मजदूर किसान, समझे, ये दोनों एक ही जैसे होते। मजदूर किसान में तो क्या होता? मजदूरी तो होता फिर। दबाव समूह, विभिन्न आर्थिक हितों के संगठन अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और ये हित समूह दबाव कहलाते हैं। ये समूह अपने हित के लिए सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। ठीक, ये ऐसा नहीं, आप ऐसा काम करिए, ऐसा किसान संगठन आ जाएगा तो कहेगा भैया नहीं, इस तरीके से काम करिए, इस तरीके से काम करिए, तो ये तरीका है। ठीक है, हाँ। आगे देखो, लोकतंत्र केंद्रीय सरकार, पूरे देश के लिए बनने वाली समान सरकार को केंद्र सरकार कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? संघ सरकार, जैसे मोदी जी की। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा इच्छा तक ही बनी रहेगी, लोकतंत्र कहलाए।
आज के समय में ये सारी चीजें देखो, मैं बता रहा हूँ दो तरीके के हैं, एक होता है सैद्धांतिक होता है, एक व्यवहारिक होता है। तो ये सैद्धांतिक रूप से बताया जा रहा है, मगर ये व्यवहारिक रूप इसका है ही नहीं, समझे। हमें हमें उनको वोट दे करके हम ही पर शासन करते, फिर हम ही पर रंगबाजी दिखाते, हम ही को मारते पीटते, हमें हमारा ही शोषण करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। कहना तो नहीं चाहिए मगर कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग जब वहां पर पहुंच जाते हैं, अभी वोट मांगने का समय आएगा तब कुछ और होंगे, और जब सत्ता में जाकर के पहुंच जाते हैं तब हमारी बात नहीं सुनते हैं। जैसे 69,000 भर्ती के मामले में बहुत सारी समस्याएं आई है, कितना आरक्षण के लिए लोगों ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया, सब कुछ किया है, मगर नहीं, जांच करवाना सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई पेंडिंग में कि हाँ 22 डेटें लग चुकी है, मगर एक भी डेट में सिंगल सुनवाई नहीं की कराई, क्योंकि सरकार का अपना पक्ष रखती नहीं, सरकार अपना अधिवक्ता भेजती नहीं है। तो बहुत सारी समस्या, लोग कहते हैं कि हाँ लोकतंत्र है, ये है वो है, मगर हकीकत में कुछ और दिखता है। तभी कहते हैं व्यवहारिक और सैद्धांतिक में बहुत अंतर होता है। व्यवहारिक में तो कैसे आदमी है, सैद्धांतिक में जात पात कुछ नहीं होता, फलाना ऊंच नीच कुछ नहीं होता। आप व्यवहारिक में आकर के देखिए, पता चलेगा कि हाँ ये सब कुछ है कि नहीं है। ठीक है बेटा। हाँ, तो देखिएगा, जाति देखो आ गया, जाति और एथनिक एक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है, अर्थात साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन क्या कहलाता है, जातीय एथनिक। गृह युद्ध क्या है, किसी देश में सरकार विरोधी समूह के हिंसक लड़ाई जब युद्ध का एक रूप ले ले तो उसे क्या कहा जाता है, गृह युद्ध कहा जाता है। युक्ति परक ऐसा फैसला जिसमें विवेक के आधार पर हानि लाभ का हिसाब लगा करके फैसला लिया जाता है तो युद्धि परक कहलाता है। यह लाभ कर परिणाम पर जोर देता, लाभ होना चाहिए युद्धि परक। केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। क्षैतिज वितरण क्या होता है, शासन के विभिन्न अंगों विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया। हाँ, अब देखिएगा अध्याय का एक नजर में पूरा डाल लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हाँ, चलो देखो, द्वीपीय देश श्रीलंका और श्रीलंका भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित, वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 2.19 करोड़। श्रीलंका की जनसंख्या में 74% सिंगली, 11% तमिल, 8% ईसाई तथा 7% मुसलमान। सिंगली समुदाय के बहुलक वाला श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश बना। स्वतंत्र देश कब बना, किसकी आबादी सबसे ज्यादा है, 74% जनसंख्या किसकी है श्रीलंका में, सिंगलियों की। 1956 में बनाए गए कानूनों के तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंगली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित की गई। राजभाषा बेटा कब घोषित की गई, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1956 में पूछी, कौन सी, सिंगली को। तमिल राजभाषा नहीं घोषित की गई, अपने आप कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, राजभाषा तो अपने आप ही हिंदी है। हाँ, विश्वविद्यालय और सरकारी नीतियों के सिंगली समुदाय के लोगों को वरीयता दी गई। ठीक, श्रीलंका के नए संविधान के तहत प्रावधान किया गया कि देश की सरकार बौद्ध मतों को संरक्षण और आश्रय प्रदान करेगी। श्रीलंका के लोग प्रमुख समुदाय सिंगली और तमिल के बीच अपने वर्चस्व के संघर्ष बढ़ने पर तमिलों ने अपने राजनीतिक दल गठित किए और तमिलों को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर के संघर्ष किया। ये हमने सारी बातें आप लोगों को बीच में बता ही दी, बताई कि नहीं बता, इसीलिए मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, बस आप सुनते जाइए क्या क्या ये चीजें हो रही। यूरोप का बेल्जियम क्षेत्रफल में भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यूरोप का जो बेल्जियम है वो क्षेत्रफल में हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमा यूक्रेन, जर्मनी को स्पर्श करती है। इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, जबकि हरियाणा की जनसंख्या इसकी दोगुनी। हरियाणा की भी बेटा ये 2 करोड़ के ऊपर होगी। आगे देखिए, आगे बेल्जियम में देश की कुल जनसंख्या का 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। इसकी भाषा डच है। देश के शेष 40% डच बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में
80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है बेटा? ब्रुसेल्स में। तो बेल्जियम के संविधान में यह प्रावधान कि वहां की केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषा समूह के सांसद बहुमत करके पक्ष में हो। यहाँ की राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती। ये अंडरलाइन कर लेना। कहाँ की सरकार की बात कर रहा है? बेल्जियम की। केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकारें नहीं होती। एक नियम के अनुसार लेबनान देश का राष्ट्रपति मैनो राइट पंथ का कैथोलिक धर्मानुयायी हो सकता है। केवल सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ऑर्थोडॉक्स ईसाई को प्रधानमंत्री और संसद का अध्यक्ष पद शिया सुन्नी मुसलमानों को ही दिया जाना नियमानुसार के निर्धारित है। ये सारी चीजें इस बेल्जियम में ये चीजें दी गई है। ये था आज का बेटा ये चैप्टर। हाँ, आई होप आप लोगों को ये चीजें पसंद आई होगी। भाई कमेंट करके अब आप लोग हमसे 1-2 मिनट बाद 1 आध मिनट बात कर लीजिए भाई। क्या समस्या आ रही है? किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। कहीं कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट करके बताएं, क्या दिक्कत आ रही है। भाई क्वालिटी बढ़ा लोगे, बढ़ा के अगर आप देखोगे तो दिखेगा, क्योंकि यहाँ से क्वालिटी तो यहाँ से मुझे दिख रहा है। यहाँ से हम भी अपने फोन पे भी देखते हैं तो यहाँ से तो दिख रहा है भाई। वहां से आप क्या करोगे कि 480 या फिर और उसके ऊपर केबी पे आप चलाओगे, क्वालिटी में चलाओगे तो साफ दिखाई देगा। ठीक, तो ठीक है भाई। हाँ, मिलते हैं आप लोगों से तब तक अगली क्लास में। फिर ये देखो पहला चैप्टर देखो, मैंने हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा दिया, सिविक्स का ये था, नागरिक शास्त्र का वो पहला चैप्टर आज हो गया, भूगोल का पहला चैप्टर हो गया। अब अगली क्लास में आपको मिलेगा अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर आपको एक एक चैप्टर करो, एक एक उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर लगेगा, तो चारों पार्टों का दूसरा चैप्टर लगेगा। ठीक है, हाँ जी। क्या दिक्कत? चलेगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को लाइक, कमेंट और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, शुभ रात्रि, गुड नाइट।